नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बीजेपी की नई टीम बनाने के लिए नितिन नवीन को पूरे 210 दिन क्यों लगे? 6 महीने लग गए। बीजेपी की नई टीम में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है? बीजेपी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि नितिन नवीन की यह टीम नए जमाने की टीम है, नए जमाने के हिसाब से बनाई गई है। अब इस टीम की लड़ाई नए जमाने के दिमागी नक्सलियों से भी होगी। 46 साल के नितिन नवीन इस टीम के मुखिया हैं। आरएसएस के प्रचारक बीएल संतोष इस टीम में नंबर 2 होंगे और आरएसएस से ही आए शिव प्रकाश और सौदान सिंह नंबर 3 और नंबर 4 की भूमिका में होंगे। इसके बाद 8 जनरल सेक्रेटरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी। विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, हरीश द्विवेदी राजस्थान भेजे जा सकते हैं, स्मृति ईरानी दिमागी नक्सलियों की टीम पर सबसे तगड़ा हमला करेंगी। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी पूरा बदल डाला। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक वांसके अब इसके हेड होंगे। 27, 28 और 29 बीजेपी के लिए 3 साल बहुत अहम है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होंगे, 2028 में 9 स्टेट्स में इलेक्शन है और 2029 में तो पूरे देश में ही चुनाव है। यह नई टीम 27, 28, 29 में लड़ने के लिए बनाई गई है और यह लड़ाई दिमागी होगी। बीजेपी ने नई टीम बनाने से पहले खुद कितना दिमाग लगाया, कैसे यह टीम चुनी गई और इस टीम को क्या टारगेट दिया गया है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी के स्पेशल 65 की लिस्ट आई। मोदी विरोधियों के इकोसिस्टम में, दिमागी नक्सलियों के इकोसिस्टम में खौफ क्यों इतना हाई? कौन है मोदी के ये स्पेशल 65 जो 26 से आगे की लड़ाई लड़ेंगे, 2030 में जीत की स्क्रिप्ट लिखेंगे, दिमागी नक्सलियों के प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करेंगे? नरेंद्र मोदी की नई टीम के पास ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस भी है, जबरदस्त एनर्जी भी है, ग्रास रूट कनेक्ट भी है और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम पर बहुत भारी पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सलवाद, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, हम सब दिमागी नक्सल। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ दिमागी नक्सल टर्म कॉइन किया। इसके बाद चिदम्बरम ने खुद अपने लिए यह क्यों कहा कि हां, मैं एक प्राउड दिमागी नक्सल हूं। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर केजरीवाल ने क्यों कहा कि हां, मैं हूं दिमागी नक्सल? 60 घंटे से मोदी विरोधी इकोसिस्टम तिलमिलाया हुआ है। कोई खुद को दिमागी नक्सल कह रहा है तो कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो किसे कहा। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल, इनकी पहचान क्या है? ये कहां कहां पाए जाते हैं? ये क्या क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना ही होगा, इन्हें अलग थलग करना ही होगा, इनसे सावधान रहना ही होगा, इनसे लड़ना ही होगा? दिमागी नक्सल वो हैं जो 19 दिनों तक संसद को हाईजैक करके रखते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करके सियासी संकट करते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो नक्सली माओवादी विचारधारा को वैध ठहराते हैं, हिंसा या अराजकता को बढ़ावा देते हैं, युवाओं के दिमाग को प्रभावित करते हैं। ऐसे दिमागी नक्सल 14 से पहले सत्ता के गलियारों में थे और आज भी संस्थाओं के आसपास भटकते रहते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाली विचारधारा को समर्थन देते हैं। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये वो दिमागी नक्सल हैं जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं। ये दिमागी नक्सल अलगाववाद के साथ खड़े दिखते हैं, धारा 370 का समर्थन करते हैं। ये दिमागी नक्सल चिकन नेक को काटने की बात कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की धमकी देते हैं। मोदी के दिमागी नक्सल वाले इन दो शब्दों ने पिछले 60 घंटों से इस पूरे इकोसिस्टम को बौखला रखा है। मोदी ने किसी विपक्षी दल के नेता को दिमागी नक्सल नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के पी चिदंबरम का पोस्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर खुद भी ये जानते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं की हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं। जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। ये वही पी चिदंबरम है जो खुद किसी जमाने में मान चुके हैं कि माओवादी को बौद्धिक समर्थन देने वालों की वजह से उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। और अब इन्हीं लोगों को जिन्हें लगता है कि वो दिमागी नक्सल की श्रेणी में आते हैं, वो पिछले 60 घंटे से खुद ब खुद अपने आप को दिमागी नक्सल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कैमरे पर आकर मोदी को कोस रहे हैं। अभी भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी डिफाइन करें हु इज एन दिमागी नक्सल, हु इज अ दिमागी नक्सल, उसकी खूबियां क्या हैं, उसके तत्व क्या है अंतर्निहित। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं दिमागी नक्सल। अरे साहब, अर्बन नक्सल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था आपके हिसाब से, तो पीएचडी प्रोग्राम हो गया दिमागी नक्सल। जिनको दिमाग होगा ना, उन लोगों के हकूक के लिए बोलेंगे। आप उन्हें नक्सल कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, विरोधी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत को छुपा नहीं पाएंगे। अभी 19 अगस्त को तेजस्वी जी ने कॉल दिया है राजभवन मार्च का, कह देना हम सब दिमागी नक्सल। इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। जिस धर्म के अंदर सहिष्णुता हो, जिस धर्म के अंदर ये कहा गया हो वासुदेव कुटुंबकम, वो उसके अंदर एक दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के लिए नफरत बढ़ते हैं। ये नक्सलवाद के लोग आपके यहाँ हैं, उस दिमागी नक्सलवाद के लोग हमारे यहाँ नहीं हैं। देखिए, जो दिमागी नक्सल हैं, जो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो कभी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी नक्सलिज्म को गरीबी से जोड़कर बड़े बड़े लेख लिख देते हैं, ऐसे लोगों की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया। लेकिन उड़ता तीर कांग्रेस ने ही ले लिया है, पकड़ लिया है। वो कहते हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। कैसी सोच है। और पी चिदंबरम तो गृह मंत्री भी रहे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह की जबान उन्होंने कांग्रेस के लिए बोली। ये दिमागी नक्सल का जो झुंड है, वो अगर दिमागी जिन्ना के कुंड में जो है वो फंस जाएगा तो इसी तरह की बातें करेंगे। अब दिमागी नक्सलों का जो गुंड, नक्सलियों का जो झुंड है, वो दिमागी जिन्ना के कुंड में घुसता जा रहा है और वो बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी जिन्ना हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी एंटी नेशनल हूँ, मैं भी दिमागी जो है वो देश के खिलाफ जो है वो देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन का धुरंधर हूँ। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है और इस प्रतिस्पर्धा में ये खुद ही चारों खाने चित हो रहे हैं, खुद ही जो है एक्सपोज हो रहे हैं। ये वही दिमागी नक्सल हैं जिन्हें जंतर मंतर पर तो छात्र नजर आते हैं, लेकिन झारखंड में छात्र दिखाई नहीं देते। जिन्हें सीजेपी वाले दिखाई देते हैं, जंतर मंतर की लाठी दिखाई देती है, लेकिन झारखंड के
शांति प्रिय प्रदर्शनकारी नजर नहीं आते। झारखंड के छात्रों की शरीर पर लाठी की चोट नजर नहीं आती। दिमागी नक्सल वो भी हैं जिन्हें हाफिज में साहब नजर आता है, जिन्हें याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिन्हें ओसामा में जी नजर आता है, जिन्हें जाकिर नाइक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिन्हें इशरत जहां में बेटी नजर आती है, जिन्हें बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, जिन्हें भारत की सेना प्रमुख में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। देश में हथियार बंद नक्सलवाद कमजोर हुआ, लेकिन वैचारिक स्तर पर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। दिमागी नक्सल इस वक्त भी देश के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें सड़कों पर उतरकर सिस्टम के खिलाफ होने को कह रहे हैं। कानून को हाथ में लेकर सड़कों पर कोहराम मचाने के लिए प्रवोक कर रहे हैं। सीजेपी इसका एक चैप्टर था जो जंतर मंतर के बाद बीजेपी शासित कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में राउंड भी नहीं लगा रहा है। उसका पूरा फोकस बीजेपी की सरकारों पर ही है। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कभी नहीं था, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। अब इस इकोसिस्टम के सारे कैरेक्टर एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल साबित करने की होड़ मची है। अब तो सीजेपी वाले भी दिमागी नक्सल के अलग अलग डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अचानक से दिमागी नक्सल ट्रेंड करने लगा है। जो उस विचारधारा से इत्तेफाक रखता है वो अपने हैंडल्स के नाम से लेकर अपने पोस्ट में भी प्राउड टू बी दिमागी नक्सल ट्रेंड कराने लगा है। यानी मोदी जी ने जो कहा उसमें एक अलग नैरेटिव फिट करके यूथ के बीच परोसने की कोशिश हो रही है। पूरे विपक्ष को आग लगी पड़ी है। दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, जितना मैं समझता हूं उतना यह है कि जो अराजकता में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आंदोलन के नाम पर अराजकता पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नक्सली मानसिकता के साथ जी रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति दर्ज की है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि चिदंबरम साहब जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं वो अपने आप को अराजक साबित करने में क्यों गौरवान्वित हो रहे हैं। अगर वो और उनकी पूरी पार्टी और उनके सारे नेतृत्व अराजक महसूस कर रहा है और अराजक होना चाहता है, हिंसा में विश्वास करता है, तो वो स्पष्ट करे। मोदी सरकार देश के युवाओं को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है और देश की यंग जनरेशन के विचार और उनके युवा मन को दूषित करने वाले इकोसिस्टम से भी बचाना चाहती है। इस दिशा में बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 मेंबर्स वाली जो नई टीम बनाई है उसमें एक्सपीरियंस, एनर्जी और कनेक्ट पर खास फोकस रखा गया है।
पूरा फोकस लॉन्ग टर्म पर है। टारगेट पर 2030 है और इस नई टीम का लक्ष्य मोदी विरोधी दिमागी नक्सलियों के नैरेटिव को पंक्चर करना है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं। तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता हैं, इनको भी इस टीम में जगह मिली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी टीम है ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य है उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम ये टीम करेगी, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी जानती है कि 2030 की लड़ाई अगर जीतनी है तो न सिर्फ नैरेटिव बनाने के मामले में आगे रहना होगा, बल्कि दिमागी नक्सल के बनाए फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना होगा। ये कैसे होगा? अब इससे बीजेपी की नई टीम के कुछ चेहरों के सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से समझिए। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक म्हस्के को अमित मालवीय की जगह बीजेपी की सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली में यह इंप्रेशन था कि भूपेश बघेल वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नितिन नवीन ने इंचार्ज रहते हुए वो चुनाव पलटा और दीपक म्हस्के उस टीम के सोशल मीडिया कैंपेन के ब्रेन थे। दीपक म्हस्के की टीम में प्रीति गांधी, आलोक भट्ट जैसे नाम है। ये डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं। मीडिया कन्वीनियर अनिल बलूनी प्लस प्रदीप भंडारी प्लस दीपक म्हस्के वाली बीजेपी की सोशल मीडिया टीम सीधे डिजिटल वॉरफेयर के लिए तैयार है। ये लोग रियल टाइम फैक्ट चेक, काउंटर वीडियो, डेटा आधारित पोस्ट और ट्रेंडिंग हैशटैग चला सकते हैं। सीजेपी जैसे अकाउंट्स या इस जैसे दूसरे अकाउंट्स के फैलाए दावों का जवाब देकर नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, संबित पात्रा जैसे नेताओं के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये सीधे जनता तक पहुंच बना सकते हैं, विपक्षी आरोपों का तुरंत जवाब दे सकते हैं और बीजेपी की टाइमलाइन को वायरल बना सकते हैं। संबित पात्रा और प्रदीप भंडारी डिबेट्स में आक्रामक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बीएल संतोष और नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज की मौजूदगी में बीजेपी की ग्रास रूट मशीनरी बहुत मजबूत रहेगी। डिजिटल नैरेटिव को मैदान में वोट में बदलने का काम संगठन करेगा। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इससे हमारी जो 3 लोगों की टीम बनी है और भी देश भर के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता अन्य अन्य राज्यों में हैं, सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में ये भी अपने नए आयाम के साथ नई भूमिका निभाएंगे। ये जो टीम बनी है
भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये मल्टी डायमेंशनल टीम है। हर क्षेत्र में पारंगत लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसलिए सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से मैंने जीवन शुरू किया और जब जब जिस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैंने उसको शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के संगठन में शामिल होना सौभाग्य भी है और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने सोचा है कि मैं राजस्थान से बाहर एक बड़े दायरे में काम करूं। अवसर मिला था हरियाणा का, बिहार का, दिल्ली का, उन सब अपेक्षाओं को पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक आनंद का, परिवार का, मित्रों का, कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के केंद्रीय संगठन में अपनी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। देखिए, चुनाव 2027 और जो 5 प्रदेशों में होने जा रहे हैं उसको हम पूरी तरह से फतेह करेंगे और उनमें फिर भाजपा स्थापित होगी। देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो और दायित्व कोई भी हो, बड़ा छोटे से नहीं होता है, काम करना। और आज जो ये जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभाएं और जो विश्वास केंद्र ने हम पे किया है उस विश्वास को हम बनाए रखें और जो उद्देश्य और जो ध्येय जिसके लिए हम लगे हैं और समाज और देश हित में काम करना। बीजेपी की नई टीम अनुभवी संगठनकर्ताओं, मीडिया से भी डिजिटल एक्टिव चेहरों का मिश्रण है और अब इस टीम का टास्क दिमागी नक्सलियों के फैलाए नैरेटिव को ग्राउंड पर, सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर, हाशिए पर धकेलने का होगा। बीजेपी के काउंटर नैरेटिव को मजबूत करने का होगा और अल्टीमेट फोकस विपक्षी हमलों का तेज जवाब देने पर होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीज फायर खत्म हो गया है। ट्रंप के हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी बनाने वाले बयान पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई है। ईरान की आर्मी चीफ ने हॉर्मुज पर कब्जा करने की सोच रखने वालों की टांगे तोड़ने की बात कही है। मुश्तबा खामेनेई का एक नया वीडियो आ गया है। अली खामेनेई के उलट मुश्तबा ने युद्ध पर ईरान की पॉलिसी बदल दी। इसका मिडिल ईस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ट्रंप हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी घोषित करने का ख्वाब देख रहे हैं। ट्रंप इसके लिए एटम बम तक चला सकते हैं। हॉर्मुज के लिए तेहरान को हिरोशिमा तक बना सकते हैं। ये सनसनीखेज दावा अमेरिका की पूर्व कांग्रेस वुमेन मार्जेरी टेलर ग्रीन का है, जो उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें एटमी हमले पर ट्रंप ने अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया था। ये ईरान है और यहाँ ऐसे डिफेंडर्स हैं जो आपकी टांग तोड़ देंगे। ये ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी है। इन्होंने हॉर्मुज पर ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा, ईरान के पास ऐसे डिफेंडर हैं जो ट्रंप की टांग तोड़ देंगे। व्हाइट हाउस वालों को यकीन नहीं होता तो मेजर हातमी का बयान उन्हें दोबारा बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये ईरान है और यहाँ ऐसे डिफेंडर्स हैं जो आपकी टांग तोड़ देंगे। ईरान का टांग तोड़ाई वाला बयान सुनकर ट्रंप अपने बयान से पलट गए। हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी घोषित करने की बातें करने वाले ट्रंप कह रहे हैं ये तो मजाक था। मुस्तबा ने ट्रंप के मजाक को बहुत सीरियसली ले लिया है। मुस्तबा खामेनेई ने ट्रंप को जवाब देने की कमान खुद संभाल ली है। हॉर्मुज से लेकर युद्ध तक एक एक पॉइंट पर मुस्तबा बारीक बातें अपनी लीडरशिप को समझा रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के मिसाइल अटैक में घायल होने के बाद यह उनका सबसे नया वीडियो है। दावा किया गया है कि मुस्तबा पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए नई टीम भी बना दी है। मोहसिन रेजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव और सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की आर्म फोर्सेस का नया चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया गया।
ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया। अली आजमाई को IRGC की नेवी विंग का कमांडर नियुक्त किया गया। हुसैन तायब को बासिज फोर्स का चीफ नियुक्त किया गया। मुस्तफा ने ये सभी नियुक्तियां 60 दिन की सीज फायर विंडो खत्म होने से पहले कर दी है। ईरान अब डील की नहीं, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान ने खाड़ी में महायुद्ध छेड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। मुस्तफा ने इसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा किया। ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब की बार युद्ध के 3 फ्रंट मुस्तफा खोल सकता है। पहला फ्रंट कुवैत और बहरीन। कुवैत और बहरीन समेत खाड़ी के उन देशों में अशांति फैलाना जहां शिया संप्रदाय की बड़ी आबादी है। दूसरा फ्रंट कुवैत में जमीनी सैन्य कार्रवाई करना, मतलब इजराइल जैसा लेबनान में कर रहा है वैसा ही ग्राउंड ऑपरेशन कुवैत में करना। तीसरा फ्रंट फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाकर संचार संपर्क को तबाह करना। कुवैत फारस की खाड़ी की आखिरी छोर पर एक ऐसा छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर इराक से सटा हुआ है। बहरीन फारस की खाड़ी के भीतर एक छोटे द्वीप जैसा देश है जिसके सामने ईरान की नेवी का बड़ा जमावड़ा है। इराक में PMF और कताइब हिजबुल्लाह जैसे शिया मिलिशिया ग्रुप को ईरान ने ड्रोन और मिसाइल तक से लैस कर दिया है। ये सऊदी अरब पर कई बार ड्रोन हमले कर चुके हैं। कुवैत पर ईरान जब भी चढ़ाई करेगा उसे इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप का पूरा साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुवैत की आबादी 51 लाख है जिसमें 25% शिया मुसलमान है। कुवैत की कुल आबादी के मूल कुवैती सिर्फ 30% है। 70% प्रवासी कामगार हैं। मूल कुवैती सिर्फ 15 लाख हैं जिसमें शिया सुन्नी दोनों शामिल हैं। करीब 35 लाख प्रवासी हैं। अगर मुस्तफा की सेनाएं चढ़ाई तो प्रवासी कामगार तो अपने अपने देश निकल जाएंगे। महज 15 लाख कुवैतियों को ईरान की सेना और इराक के शिया मिलिशिया से लड़ना होगा। बिना अमेरिका की मदद के कुवैत युद्ध में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। बहरीन का शासन सुन्नी अल खलीफा परिवार के हाथ में है। यहां की 70% आबादी शिया है, सुन्नी सिर्फ 30% है। बहरीन की कुल आबादी करीब 17 लाख है जिसमें 50% प्रवासी हैं। अकेले भारत के 3.5 लाख लोग बहरीन में रहते हैं। बहरीन की ज्यादातर आबादी राजधानी मनामा और अल मुहर्रक जैसे शहरों में रहती है। बहरीन का शिया समुदाय अक्सर सुन्नी राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहता है। ईरान इसी का फायदा उठा सकता है। हालांकि बहरीन में जब जब शिया समुदाय सड़कों पर निकला है, सुन्नी देश सऊदी अरब और UAE सैन्य हस्तक्षेप से मामला शांत करा देते हैं। अगर ईरान ने चढ़ाई कर दी तो सऊदी अरब इस बार बहरीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। उसकी लड़ाई इस समय यमन के हूतियों से चल रही है। ये अल-मुखा कैंप है जहां एक तरफ सऊदी अरब के समर्थन वाले यमन की सरकार की फौज है, सामने ईरान के समर्थन में लड़ने वाले हूती हैं। अल-मुखा में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है।